और ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। अक्सर लोग गमगीन गाने, डिप्रेशन, अवसाद, स्ट्रेस के अंधेरे में चले जाते हैं। रिश्तों में स्पार्क खत्म हो गया, यानी एक दूसरे के प्रति जो ललक थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई, जैसी बातें हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं। तो क्या जिंदगी को थम जाना चाहिए, सारी ख्वाहिशें, सपने समेट लेना चाहिए, खुदकुशी जैसी बातों के बारे में सोचना, या आगे जिंदगी को पूरे हौसले के साथ, नई ताकत, नई जुनून के साथ जीने की जरूरत है? या यूं कहें कि जब कभी ऐसा हो जाए तो जीने का अंदाज क्या हो? जानते हैं अपने पैनलिस्ट से। समीर जी, जब रिश्तों में ये टूट फूट होती है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स और दूसरी आ जाती हैं, लेकिन इन तमाम टूट फूट के बाद जिंदगी को फिर किस तरह से जीने की जरूरत है, जिसे हम कहते हैं ना ब्रेकअप के बाद की जिंदगी? देखिए, जब ब्रेकअप होता है तो उस रिश्ते से आप दूर होते हैं, कहीं ना कहीं एक साइकिल ऑफ चेंज होता है आपके अंदर जो जहन में। सबसे पहले एक प्रकार की डिनाइल के फेज आता है जहाँ लगता है नहीं, मुझसे, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। एक प्रोटेस्ट, एक एंगर का फेज आता है जहाँ पे आप ब्लेम गेम में एंगेज करते हैं। बहुत अधिक लोग ब्लेम करते हैं दूसरे व्यक्ति को, सेपरेशन का एक कारण बना लेते हैं। कुछ लोग हैं जो खुद के अंदर झांकने लगते हैं, कुछ हद तक गिल्ट आने लगती है, उन्हें लगता है कि हाँ शायद हमसे भी कहीं पे चूक रही, और एक डिप्रेशन की चपेट में आ जाते हैं। फिर आगे एक एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि जिंदगी थमनी नहीं चाहिए। एक फ्लो है, जैसे एक रिवर का फ्लो रहता है, उस तरह से जिंदगी तो आगे बढ़ती है, अटकाव उसमें ठीक नहीं। तो वहां पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक नया मकसद डिफाइन कर पाना, पर्पसलेस, एमलेस, लोनलीनेस, ये जो फीलिंग्स हैं इनसे उभर पाना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में ऐसे किसी के साथ की आवश्यकता है जो आपको समझा सकता है, जो आपका एक मोटिवेशन का स्रोत, प्रेरणा स्रोत आपके लिए बन सकता है। परिवार का निकट कोई सदस्य हो सकता है, चाहे वो काउंसलर हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं बिना किसी बायस के आपके लिए कुछ हद तक एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करते हैं। कई बार इंसान खुद को अलग थलग करता चला जाता है और उसे ऐसा लगता है शायद लोग उसके बारे में अलग टिप्पणी करेंगे, एक नेगेटिव नजर से उसे देखा जाएगा। कई बार परिवार का अजीब सा दबाव या प्रेशर होता है कि जल्दी ही एक नए रिश्ते को तय कर लिया जाए। कई बार कुछ ऐसी परेशानियां भी हैं जहां पर बच्चे हैं आपके साथ और आप नहीं सोच पाते हैं कि मैं अपने आप को इस समय प्राथमिकता दूं या अपने बच्चों के नजरिए से मैं ही एक सिंगल पेरेंट बन के उनको आगे बड़ा करूं। तो इस तरह की कई तरह की उथल पुथल दिमाग में रहती है, और मुझे लगता है ऐसे में सबसे पहले तो खुद को संभाल पाना, और जो हो गया, जो बीत चुका है, उसे एक्सेप्ट करते हुए आज एक नए मकसद को डिफाइन कर पाना, और फिर कहीं ना कहीं उस आधार पे खुद को आगे लेके बढ़ना, ये बहुत अहमियत रखता है। कमल जी, सोसाइटी या हम अगर फैमिली कहें, वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी हो जानी चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है? देखिए, जो भी ये परिस्थिति हुई है इसमें सबसे पहले हमारी जो सोसाइटी है, जिसको हम फैमिली को हम सोसाइटी मानते हैं, फर्स्ट सोसाइटी, और फैमिली को हम साइकोलॉजी के टर्म्स में सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो आपकी फैमिली लास्ट में और शुरुआत से लेकर लास्ट में आपकी अपनी है। फैमिली की बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर उस व्यक्ति को संभालना, उसे अपनाना, और उसे इस चीज का महत्व देना कि ये जो परिस्थिति है ये साधारण है और किसी के साथ भी हो सकती है, और अगर तुम्हारे साथ हुई है और जो भी भावनाएं अभी तुम्हारे साथ, तुम जिन भावनाओं के अंदर हो इस समय, वो भी साधारण है और धीरे धीरे इससे बाहर निकला जाए। तो फैमिली उस परिस्थिति में उसे एक 360 डिग्री अप्रोच बिना बायस होते हुए अगर दिखाए और ये समझाने की कोशिश करे कि ये तुमसे अलग है, ये जो परिस्थिति या जो घटना घटी है ये तुमसे अलग है, तुम नहीं हो इसके अंदर, और जो भी चीजें हुई हैं वो तुमसे परे हैं। तो एक जो सेल्फ है वो दोबारा से अच्छे से बना पाना, फैमिली उसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करती है। आपने कहा कि फैमिली उसको कहे, लेकिन मैंने सर्वेश जी आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि कई बार फैमिली भी तो नहीं सपोर्ट करती है। नहीं करती है, उसके लिए मेरे भी बीच में कई बार टूटन आई है कि, लेकिन उसको मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और फिर नए सिरे से मैंने अपनी जिंदगी बनाना शुरू किया कि फोटोग्राफी, किसी ने मुझे कैमरा दिया, उस फोटोग्राफी को अपने आप सीखा, उसी में मैं लगी रही। मेरे को अपना परिवार याद नहीं आया, आता था तो कभी कभी रात को आता था। सचमुच अकेलापन लगता है। समाज उस समय अकेली महिला को जीने नहीं देता है, लेकिन उस समय आपकी हिम्मत अगर आप साथ दे तो कोई कुछ नहीं कहता। तो मेरे को भी ऐसी कई सारी चीजें फेस करनी पड़ी क्योंकि मैं अकेली हो गई थी, फैमिली का भी सपोर्ट नहीं था। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को संभाला, अपने आप को ये सब किया, लेकिन मैंने बहुत सारे हर जगह मैंने लड़ाई की, कहीं ना कहीं जूझना पड़ा। सुरेंद्र जी, जीने के सलीके के बारे में आपसे कुछ जान लें। और जीने का सलीका तो सोच का है। मुझे याद है एक महिला बड़ी दुखी थी, उसकी सहेली ने पूछा
भाई क्यों दुखी है? बोले 3 दिन पहले पति बाजार गए थे, आज तक नहीं लौटे। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? बोले मेरे पति 3 महीने पहले हरी मिर्च लेने गए थे, आज तक नहीं लौटे। तो सही ने कहा फिर तैने क्या किया? बोले मैंने तो लाल मिर्च से काम चला लिया। तो अकेलापन हावी क्यों दे रहे हो अपनी जिंदगी में? जिंदगी में शादी एक जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, एकमात्र हिस्सा नहीं है। ये सोचना चाहिए कि उसके अलावा भी आप बहुत कुछ है, और वही आप ये मान लें कि सिर्फ इसके अलावा जिंदगी में कुछ नहीं है, तो ये अवसाद की भावनाएं क्रिएट होती है। आप अपने से बात करो ना। जिंदगी में हम सबसे बात करते हैं, खुद से बात नहीं करते। और वो एक बहुत क्षण होता है जब आप अपने से बात करते हैं, तो आपकी विल पावर भी स्ट्रांग होती है और आप पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं। सर्वेश जी का तो बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके भाग्य में पति का दुख कई सालों तक नहीं लिखा। चलिए, आपको तो वो मुबारकबाद मिल गई। मुबीन, अगर इन्हीं की बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, एक सलीका जीने का एक अलग बात होती है, लेकिन उसको कोस कोस के जीना, क्या ये सही है? हम खुद अपना नुकसान उस वक्त कितना कर रहे होते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बड़े अच्छे अंदाज में इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे साथ लोग कर रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा अलग कर दें कि हमने समाज के लिए क्या किया, हमने फैमिली के लिए क्या किया, तो जो दुख है आपका, आप उसको पीछे छोड़ के अपनी एक आइडेंटिटी बनाइए। उसमें ये नहीं कि आप कुछ मेगा प्रोजेक्ट कुछ करें, कुछ बहुत कुछ बड़ा करें, लेकिन अपनी तौर पे छोटा सा कुछ भी काम या कोई ऐसी चीज, कोई ऑल्टरनेटिव जहां आप अपनी पूरी एनर्जी या स्ट्रेंथ लगा सकते हैं। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि फैमिली का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन होता है, एक तो वो विक्टिम है ही, उसके साथ साथ उसके अंदर खुद एक सेल्फ विक्टिमाइजेशन की जो भावना है, वो फैमिली फ्रेंड्स ना कि वो उनका सपोर्ट बने, उसके बजाय वो उसको और विक्टिमाइज करते हैं। नहीं, ऐसे मोमेंट पे आप अपने दोस्तों के साथ खड़े रहिए और आप खुद अपने को इतना मजबूत करिए कि, क्योंकि जिंदगी आपको एक बार मिलेगी, जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। और ब्रेकअप के बाद जो जिंदगी है, वो जो ब्रेकअप है उसको प्लीज ओमिट। आपको याद होगा स्कूल में हम प्लीज ओमिट पेज करके बंद कर देते थे किताबें, वी यूज्ड टू गो टू अ फ्रेश पेज। तो लाइफ का भी यही एटीट्यूड होना चाहिए, जो कुछ भी हुआ है उसको आप प्लीज ओमिट करके, बी वेरी हम्बल, प्लीज ओमिट। ठीक है, दुख है उसका, हमें उसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं हो सकता, लेकिन जिंदगी तो फिर शुरू होगी। एक फ्रेश तरीके से आप उसको शुरू करिए और आप देखिए आप कितना कुछ दे सकते हैं। ब्यूटीफुल थिंकिंग। अगला एक सवाल है मेरे पास, पूछिए आप अपना सवाल। मेरा सवाल डॉक्टर कमल जी सर से है। सर, मेरा सवाल ये है कि ब्रेकअप के बाद या फिर रिलेशनशिप टूटने के बाद काउंसलिंग किस हद तक मदद करता है, और अगर मदद भी करता है तो काउंसलिंग कैसे चुना जाए कि कौन सा काउंसलिंग सही है और कैसे लिया जाए? जी, देखिए, ब्रेकअप एक स्टेज है जहां पर एक बड़ा सा ट्रॉमा उसको महसूस होता है जिसका ब्रेकअप हुआ होता है। तो अब यहाँ पर एक काउंसलिंग का जो रोल है वो ये है कि जो ब्रेकअप हुआ है उसमें जो भी आपके मन में अभी भी धारणाएं हैं उस रिश्ते में, जो भी डायनामिक्स रहे उसके बारे में, तो काउंसलर आपको उनको एक रैशनल अप्रोच के साथ देखने में मदद करता है, ताकि आप उसको एक अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को लेबल कर सकें, बजाय कि आप जैसे कहा गया कि सेल्फ विक्टिमाइजेशन की बात हो रही है। तो एक घटना हुई कि हाँ, हम दो लोगों का जो व्यूज हैं वो मैच नहीं किया या हमारा वैल्यू सिस्टम मैच नहीं किया, तो किसी भी रैशनल अप्रोच को यूज करते हुए उस स्टेज से हम आगे बढ़ें, एक ये मदद रहती है। दूसरी, जो उस घटना में जो भी ब्रेकअप हुआ है उसमें जो भी आपके लिए लर्निंग्स रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज को फेलियर नहीं कहा जाता, कुछ भी फेलियर नहीं है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी के जहां पर आप कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ गेन कर रहे हैं। अगर वो घटा है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी चीज थी जो अभी तक आप नहीं समझे थे, या तो वो सही पार्टनर का चुनाव था, या तो वो आपका सही बर्ताव था, या वो आपका प्रॉपरली कनेक्ट करने की जो क्षमता है जिसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। आज हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली इट्स योर एबिलिटी टू रिलेट विद द अदर, कितना आपने उसके साथ रिलेट किया है, और वो डिपेंड करेगा कितना आपने उसे अपनाया है। इस चीज को मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से पूरी तरह से अपनाएं उस रिश्ते को, अपनाएं उस पार्टनर को, तब आपके साथ अगर ये परिस्थिति आती भी है तब भी आपको उतना सेटबैक नहीं लगेगा जो अदर सर्कमस्टांसेस में लगेगा। तो काउंसलिंग आपकी मदद करती है इस सब प्रोसेस में अच्छे से आगे बढ़ने में।
और आपका दूसरा सवाल था कि किस तरह से काउंसलर को चुने आप। तो सबसे पहले तो आप उसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में जानें, उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में जानें, और अपनी ये देखिए कि कितना निकट है वो आपके, आप वहाँ प्रॉपर्ली जा सकें। फिर ये देखिए कि क्या आप उसके पूरे प्रोसेस को समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्या प्रोसेस जो है वो आपके अनुकूल काम कर रहा है या अपने हिसाब से काम कर रहा है। कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो अपना प्रोसेस ही चलाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अगला सवाल ले ले, अगला एक सवाल ले। मेरा सवाल सुरेंद्र शर्मा जी से है। रिलेशनशिप बनने के बाद कई बार उस रिश्ते की कद्र कम हो जाती है, ऐसे में अपने रिश्ते को तरोताजा रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो घर में मेरे ये है कि छोटी मोटी समस्याओं जो घर की हैं उसके मामले में मैं दखल नहीं देता। घर के छोटे मोटे मामले जो हैं वो पत्नी सुलझा लेती है, बड़े मामलों में वो दखल नहीं देती, तो समस्या हल होती है। छोटे मामले ऐसे है कि जैसे मेरी कमाई कहाँ खर्च हो तो ये पत्नी फाइनल कर लेती है, उसे क्या ज्वेलरी बनवानी है, छोटा मोटा मामला ये वही डिसाइड कर लेती है। मुझे कितना महीने का जेब खर्चा मिलना चाहिए ये भी वही फाइनल करती है। तो छोटे मोटे मामले में इसमें मैं दखल नहीं देता, और बड़े मामलों में वो दखल नहीं देती, जैसे भारत को परमाणु बम बनाने चाहिए कि नहीं बनाने, तो अपने आप आपस में ठीक रह जाता है, कोई ऐसी बात। बहुत प्यारी बात आपने कही, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे का साथ दे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन हो सकती है। एक सर्वे में ये भी सामने आया कि कई ऐसे जोड़े देखे जो जिंदगी भर तो एक साथ रहे पर उनके बीच प्रेम जैसा कुछ नहीं था, बल्कि रिश्तों को जिंदा रखने के लिए परिवार और उसमें रहने वाले लोगों की भूमिका अहम रही। वहीं आज के दौर में छोटी फैमिली के चलते अच्छाई बुराई ज्यादा देर तक नहीं छिपती। फिर भी जब रिश्ता ना बढ़ पा रहा हो, ना पनप पा रहा हो, तो एक दूसरे को उलाहना, छीटाकशी और ताने और अपमानित करने, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाना क्या अक्लमंदी है? या बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ जाया जाए और बिना कड़वाहट लिए अलग हो जाया जाए, क्या ये सही नहीं है? हाजिर होते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, सवालों का दौर जारी रहेगा, आप रहिएगा अस्मिता के साथ।